गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KBM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट। हम समझते हैं कि मैग्नेट किसको कहते हैं, ये मैग्नेट क्या होता है। आप लोगों ने ज़रूर मैग्नेट से बचपन में खेला होगा। मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, तो ये इसमें एक नॉर्थ पोल होती है, एक साउथ पोल होता है। तो सेम पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन अपोजिट पोल जो है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमने ऐसा बचपन में कई बार करके देखा है, आप लोगों ने भी करके देखा होगा ज़रूर। मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। एक मैग्नेट में मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, ठीक है। और इस मैग्नेट को हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। इस मैग्नेट को हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। कौन सा मैग्नेट कहते हैं? बार मैग्नेट कहते हैं। बार मैग्नेट के ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, चलिए उनको हम उस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, या कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट से प्यार करने वाले सब्सटेंस। जो मैग्नेट से प्यार करने वाले सब्सटेंस हो गए वो मैग्नेट के पास चिपक जाएगा, या तो उससे अट्रैक्शन दिखाएगा या रिपल्सन दिखाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अभी हमने बताया कि लाइक पोल क्या करता है, जब नॉर्थ के साथ जाएगा। मान लीजिए ये मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल इधर है, इनका साउथ पोल इधर है, और इसका नॉर्थ पोल इधर है, इनका साउथ पोल इधर है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इस मैग्नेट को इधर फेंकेगा और ये इस मैग्नेट को इधर फेंकेगा, मतलब रिपल्सन दिखाएगा। जैसे ये दो मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट का पोल सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगा। ये इसको इधर धकेलेगा तो ये इसको इधर धकेलेगा। इसको कहते हैं रिपल्सन। और अट्रैक्शन, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, फिर से एक मैग्नेट इधर है कोई, इसका साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर है। तो ये मैग्नेट आपस में एक दूसरे को, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है। ये एक मैग्नेट, ये दोनों एक दूसरे के बीच क्या दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर इन पेयर। पोल जो मैग्नेट जो होता है वो हमेशा पेयर्स में होता है। मैग्नेट की जो पोल्स होता है हमेशा पेयर होता है। मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा साउथ ही होगा या पूरा का पूरा नॉर्थ पोल ही होगा, नहीं। हमेशा छोटा से छोटा मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। यहाँ तक कि मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, एक छोटा टुकड़ा बचेगा, इस छोटा टुकड़ा भी अपने आप में एक नॉर्थ और साउथ क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा, ठीक है। आप लोग एक चीज़ और ऑब्जर्व करे होंगे, मान लीजिए ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से मैग्नेट टूट गया, तो इसमें भी नॉर्थ पोल डेवलप हो गया होगा। इधर यदि साउथ था तो इधर नॉर्थ डेवलप कर लेगा। यदि अब इस टूटे हुए पार्ट को हम चिपकाना चाहें तो वो नहीं चिपकेगा, एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि दोनों का जो पोल है वो क्या हो चुका है, लाइक हो चुका है। दूसरा कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ मैग्नेट इज ग्रेटर एट पोल्स। एक मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पोल पर ज़्यादा होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो पोल्स पर ज़्यादा होगा। क्यों? आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका जो फील्ड लाइन होता है, चारों तरफ ऐसे एक फील्ड लाइन बनाती है, ऐसे फील्ड लाइन बनाती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। पोल पर ज़्यादा फील्ड लाइंस देखने को मिलता है। मैग्नेटिक पोल पर जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउड ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण कहा जाता है कि मैग्नेट के जो पोल्स हैं इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा ऑब्जर्व करी जाती है, ठीक है। दूसरा कहा गया है इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अभी हमने बताया कि ये चारों तरफ क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रॉपर्टीज हम लोग चैप्टर में आगे जाते जाते देख लेंगे, ठीक है। ये था। एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, किसी भी आप मैग्नेट को, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, धागे बांध दीजिए और इसको सस्पेंड कर दीजिए वैसे, ठीक है, हवा में सस्पेंड कर दीजिए। ये थोड़ा देर ऐसे
घूमेगा। उसके बाद जो ये अलाइन करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, अलाइन कर जाएगा, जिसका डायरेक्शन अर्थ के अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। क्योंकि अर्थ भी हमारा एक बड़ा मैग्नेट की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो हमारा जो ये छोटा मैग्नेट, बार मैग्नेट है, जिसको हम लोग धागे की मदद से सस्पेंड कर दिया था, सस्पेंडली हवा में छोड़ दिया था, ये क्या करेगा, अलाइन कर जाएगी, मतलब स्थित हो जाएगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार, कि अर्थ का जो पोल्स है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, उसके अलाइन क्या कर जाएगा, ये अपना जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन चुन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज़ द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ पोल में जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। किसी भी मैग्नेट के अराउंड, किसी भी मैग्नेट, मान लीजिए ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले जाने पर उस पर एक फोर्स लगेगा, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ या उसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड या उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले जाने पर उस पर एक फोर्स का अनुभव होता है, रिपल्सन या अट्रैक्शन। ठीक है, और वो मटेरियल हमारा मैग्नेट होने वाला है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने वाला। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हमको कुछ लाइंस की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग इमेजिनरी लाइन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ जो हम एक लाइन बनाए, एक कर्व बनाए, इस कर्व को इमेजिनरी कर्व कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? दीज आर इमेजिनरी लाइन। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ये जो चारों तरफ बनाई गई है इनके, ये इमेजिनरी लाइन है। वो केवल और केवल यूज किया जाता है, क्या किया जाता है? ये इमेजिनरी लाइन यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेट के आजू बाजू जो फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज बीइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में चलता, हमेशा नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। ये मैग्नेट के बाहर है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर देखिए अराउंड, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। लेकिन मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। लेकिन मैग्नेट के अंदर मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इधर से मैग्नेट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, अंदर जब जाएगा तो वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, अंदर जाने के बाद साउथ से नॉर्थ, ऐसे जब जाएगा तो अंदर जाने पर वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन बाहर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्रिएट क्लोज लूप। देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है? क्लोज लूप बना पाता, क्लोज कर्व बना पाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स। पोल के पास, यानी यहाँ साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, यहाँ जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई देगा, यानी अनुभव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी चैप्टर का नाम है उसको समझते हैं कि क्या कहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। मान लीजिए यहाँ एक सेटअप बनाया गया है, यहाँ बैटरी सेट किया गया, और अभी इस सर्किट से होकर
करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन किए तो करंट पास होना शुरू हो गया, करंट गया ऐसे ऐसे, करंट गई होगी तो बल्ब जलना शुरू कर दिया गया हो, बल्ब जलने लगा होगा, ऐसे बल्ब जलने लगा, फिर करंट बल्ब को जला के आगे आई, ठीक, ऐसे होते होते वो फिर से बैटरी के अंदर आ गई। यहाँ क्या किया गया, बगल में एक कंपास रखा गया है जिसको हम लोग नीडल कहते हैं, कंपास नीडल। यहाँ देखिए आप लोग कंपास नीडल रखा गया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रियल में कैसा होता है। कंपास नीडल पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनी रहती है। एक नीडल रहता कुछ ऐसा बना हुआ, ठीक है, ऐसा बना हुआ कुछ नीडल रहता है, ये अच्छा से तो बन नहीं रहा है, ऐसे बना हुआ कुछ नीडल रहता है, ठीक है, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। जैसे ही इस सर्किट से करंट पास होता है तो देखा जाता है कि ये जो निडल है इसमें क्या हो रही है, कंपन हो रही है, क्या होने लगी, और कंपन होने लगी। और सबसे पहले ऐसा देखा था हंस क्रिश्चियन ओस्टर ने, ठीक है। उन्होंने एक्सीडेंटली, जब भी ऐसा कोई भी हम लोग डिस्कवरी करते हैं या कोई भी पहले वैज्ञानिक जब खोज किया करते थे तो एक्सीडेंटली ही हुआ करता था, मेजरली एक्सीडेंटली ही हुआ करता था, करना चाहता था कुछ निकल जाता था कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही क्या किए किसी बल्ब को जला रहे थे सर्किट के थ्रू, बगल में कंपास रखा हुआ था, जैसे ही देखे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगी, कंपन होने लगी उसमें। तो वहाँ से खोजते खोजते उसके बारे में जानने के बाद पता चला कि अच्छा, करंट जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होती है तो वो अपने अराउंड एक फील्ड बनाती है। करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो वो अपने चारों तरफ या अपने अराउंड वो क्या करती है, एक फील्ड बनाती है, जिस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस फील्ड को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। प्रोड्यूस अराउंड इट, किसके अराउंड इट, तार यानी वायर के अराउंड क्या होता है, इस तार जो है इसमें जो सर्किट लगाई गई है, इसमें जो वायर इस्तेमाल करा गया होगा, उस वायर के अराउंड क्या हुई होगी, एक फील्ड जनरेट हुआ होगा, जिस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर कैन बी डिटेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। और ये किससे डिटेक्ट किया गया, तो एक कंपास, बगल में कंपास रखा हुआ था, उसमें अचानक से कंपन होने लगी। तो ये देखा गया कि जब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं इसमें कंपन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना छोड़ देते हैं कंपन नहीं होती है, मतलब नॉर्मल हो जाता वो। तो वहाँ से हम लोग को पता चला कि अच्छा, करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, करंट के कारण उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण हम लोग को ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल देखते हैं क्या होता है, क्या है ये राइट हैंड थंब रूल। दिस रूल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन। यदि मान लीजिए किसी कंडक्टर का, ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का करंट हमको पता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट क्या हो रहा है, इस कंडक्टर से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ेंगे, ऐसे राइट हैंड में पकड़े ऐसे। तो ये जो अंगूठा है, थंब है, ये इंडिकेट करना चाहिए करंट की डायरेक्शन को। थंब किस चीज़ को पॉइंट करना चाहिए, करंट की डायरेक्शन को। तब हमारा जो फिंगर है, ये फिंगर जैसे कर्ल हो रहा है, ये फिंगर कर्ल हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में ये फिंगर मुड़ रही है ना, उस डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। उस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये सबसे पहले मैक्सवेल करके दिखाए थे, तो इसीलिए इनको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। क्या कहे थे, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी होल्ड
द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आर राइट हैंड, जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग राइट हैंड में पकड़ते हैं तब हमारा थंब जो है वो क्या करना चाहिए, करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करना चाहिए। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इसमें इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से निकल रही करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो थंब होगा वो क्या करेगा, उसको इंडिकेट कर रहा होगा। तो थंब इंडिकेट कर रहा, अभी ये थंब इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। तब जो हमारा ये फिंगर है, बचे हुए फिंगर जो हैं, ये फिंगर जो इधर भी कर्ल हो रहा है, ऐसे देखिए जिधर भी ये कर्ल हो रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे, ऐसे मैग्नेटिक, क्योंकि करंट की डायरेक्शन किधर है, ऐसे देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे, और फिंगर कैसे कर्ल हो रही है, ऐसे, ऐसे फिंगर कर्ल हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो आवर थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब कौन चीज को, कौन चीज का डायरेक्शन बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। द डायरेक्शन इन विच फिंगर इन सर्कल, फिंगर जिधर इन सर्कल हुआ था, फिंगर जिधर मुड़ा था, ऐसे फिंगर जब मुड़ रहा है तो जिधर फिंगर मुड़ रहा है, इन सर्कल हो रहा है, द वायर विल गिव, वो वायर बता देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है ये बता देगा हमारा ये इन कर्ल जो हो रहा है, हमारा फिंगर जो कर्ल हो रहा है वो बता देगा कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। मान लीजिए यहाँ एक कंडक्टर है, ठीक है, वायर है, इस वायर से ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो हम फिंगर को ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, ठीक है, तो हमारा फिंगर, ये जो बचे हुए फिंगर है, थंब को छोड़ के जो फिंगर्स बचा है, ये फिंगर्स कैसे सर्कल हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ। तो ये जो होगा ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने का नज़ारा मिलेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, गोल गोल ऐसे, ऐसे जाएगा, बाहर से निकल के आएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये बाहर निकल के आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे हो रहा है ये, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कई प्रकार का भी हो सकता है। यहाँ जो हम कंडक्टर्स लेने वाले हैं वो स्ट्रेट कंडक्टर है, और इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो सर्कुलर कंडक्टर होगा। फिर उसके बाद हम लोग सोलेनॉइड का इस्तेमाल करेंगे, सोलेनॉइड देखेंगे क्या होता है सोलेनॉइड, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेट कंडक्टर को। जब किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराई जाए तो वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर से यदि ऊपर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट यदि ऊपर फ्लो कर रहा है, तो आप लोग जानते हो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप जानते हो कि अंगूठे को करंट के डायरेक्शन की ओर रखते हैं। अंगूठे को किधर रखते हैं, करंट के डायरेक्शन की ओर। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो उंगली बचा, बाद बाकी जो उंगली बचा, इस उंगली को जिधर कर्ल हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होता है, इस बात को जानते हैं। तो सेमी कहानी तो यहाँ है। सेमी कहानी मतलब क्या है, ये एक कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कॉपी पर कैसे बताएंगे। तो ये क्या करता है, मान लीजिए गत्ता है, गत्ता जानते हैं आप लोग, सीट, कोई पेपर है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ABCD कोई एक पेपर है। इस पेपर के मिडिल में एक छेद किया गया, मान के चलिए ये एक पेपर था, कोई ऐसा कोई पेपर था, इस पेपर के बीच में छेद किया और तार को घुसेड़ दिए इसमें। तार को जब इसमें घुसाए, ऐसे तार को ऐसे क्या कर दिए, घुसाए इसमें, और ऊपर की तरफ करंट पास कर दिए इसमें। ऊपर की तरफ क्या हो गया, करंट बहने लगा, इधर करंट जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जब ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अंगूठे को ऊपर रखेंगे। अंगूठे को ऊपर रखें तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे हो रहा है, अंदर से ऐसे अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकल रहा है ऐसे। फिर से देखिएगा ध्यान से, ऐसे जब अंगूठे को रखेंगे तो ये अंदर जाएगा फिर बाहर निकलेगा, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा हो रहा है, अंदर जा रहा है फिर अंदर से बाहर हो रहा है,
फिर अंदर जा रहा होगा, फिर बाहर निकल हो रहा होगा। तो मतलब पहले अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है, पहले अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है, कुछ ऐसा दिखता है। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो पेपर पर जो हम साइन बनाए हैं, यहाँ जो गोलंबर बनाया है, एक सर्कल बन गया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या हो रहा है, गोल गोल एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। और सबका सेंटर इसी पॉइंट पर है जहाँ से वो छेद करके वो निकाला गया था वायर को, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ कॉन्सेंट्रिक हो रहा है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, सारा जितना भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कल लाइन से दिखाई गई है, सर्कल से दिखाई गई है, वो सारा का सारा सेंटर कहाँ है, इस वायर पर है, वायर के बीच में है जहाँ से छेद करके निकाला गया था। आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए, पेपर के बीच से एक तार को ऐसे निकाल दीजिए और आयरन फिलिंग को इस पर थोड़ा छिड़किए, ठीक है। फिर इस कंडक्टर से करंट फ्लो करवाइए। जब करंट फ्लो करवाएंगे तो आप पाएंगे यदि करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक करंट ऊपर है तो हमारा जो थंब पॉइंट कर रहा होगा वो करंट की दिशा को, लेकिन उंगली जो कर्ल हो रही होगी वो ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और यदि करंट की डायरेक्शन नीचे हो, करंट की डायरेक्शन नीचे हो, तो लोग देखिए अंगूठा कैसे, ये अंगूठा करंट को शो कर रहा है और ये देखिए तब हमारा ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ऐसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, इस पर, ठीक है, यानी वायर पर सेंटर होने वाला। और सारा का सारा सेंटर एक ही जगह होगा लेकिन रेडियस अलग अलग होगी, सर्कल का रेडियस अलग अलग होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। तो लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रीट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है, वायर पर लाई करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलर लूप को। मान लीजिए ये कोई लूप है, सर्कुलर लूप है, इसके एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। अब करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे फ्लो होते गया आया। इसके किसी एक पॉइंट से करंट ऐसे गया होगा, फिर इधर आया होगा, फिर ऐसे आया होगा, ऐसे होते होते ये फिर से बैटरी में आ गई होगी। तो करंट देखिए, किसी एक पॉइंट को हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस पॉइंट पर जो करंट होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे करंट बह रही होगी, ऐसे ऐसे, फिर से अंदर आके ऐसे, फिर से ऐसे 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 ऐसे। तो करंट यहाँ यदि इस पॉइंट पर देखें तो ऊपर की डायरेक्शन में है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ऐसे होगा, अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रहा है, अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रहा है, कुछ ऐसी कि अंदर गई फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल के आई होगी, फिर अंदर गई फिर ऐसे बाहर निकल के आई होगी, फिर से अंदर गई होगी ऐसे, फिर से बाहर निकल के आई होगी, ठीक है। फिर करंट ऐसे बहते गया। अब इधर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे है, ऐसे अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, मतलब कुछ ऐसे हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। पहले अंदर जा रही होगी ऐसे, मतलब करंट ऐसे जा रहा होगा और ऐसे बाहर निकल रहा होगा, ऐसे करंट ऐसे करके ऐसे 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 हो रही होगी। फिर से करंट इस डायरेक्शन में हो गया होगा, ऐसे ऐसे, फिर से ऐसे हो गया होगा करंट। मतलब कुल मिला के देखें तो ये लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा। अंदर देखिए सारा का सारा करंट इधर से भी और इधर से भी लग रहा है अंदर घुसे जा रहा है। अंदर क्या हो रहा है, करंट लग रहा है कि अंदर करंट जा रहा है। तो हमारा जो बिल्कुल लूप के बीच में होगा, लूप के बीचों बीच एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड देखने वाला है। इसके बीच में क्या दिखने वाला है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड दिखने वाला है। स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ भी है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट। जस्ट इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। जब अब यहाँ देखिए
इस लूप में करंट कैसे फ्लो हो रहा, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा, ऐसे। ये घड़ी की डायरेक्शन में है, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो क्लॉक ऐसे घूमता है, मान लीजिए यहाँ 12 है, फिर 1 है, 2 है, तो ऐसे घूमता है, ठीक है। तो अभी करंट देखिए कैसे बह रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो हमारा जो ये फेस है, इस लूप का जो फेस होगा, जो अभी दिख रहा है, ये जो फेस है, ये फेस साउथ पोल होता है। वो फेस क्या होता है? साउथ पोल होता है। और इसके पीछे वाला फेस, क्योंकि 3D है तो अच्छे से दिखेगा नहीं, इसके पीछे वाला जो फेस है वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। पीछे वाला फेस नॉर्थ पोल होगा। लेकिन जब करंट इस पूरे सर्किट में ऐसे घूम रहा होता, करंट जब ऐसे घूम रहा होता तो उसको कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो हमारा जो सामने वाला पोल होगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। और फिर उसके अपोजिट में साउथ पोल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल दिखता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल दिखता है, ठीक है। और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो लूप के सेंटर में होता है वो स्ट्रेट होता है। तो ये था सर्कुलर लूप। अब हम क्या करते हैं, लूप को थोड़ा चेंज करते हैं, सर्कुलर ना लेके क्या करते हैं, दूसरा लूप लेते हैं। मान लीजिए हम जो लूप लिए हैं वो ऐसा है, ये हमारा लूप, ये लूप है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसमें करंट पता लगाएंगे तो करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करंट जा रही होगी। तो मान लीजिए हम इस वाले में यदि मैग्नेटिक फील्ड पता करने चाहें तो ऐसे ऐसे हो रहा होगा, कि मतलब करंट ऐसे गया, करंट ऊपर जब गया होगा तो ऐसे कुछ सर्कल बन रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो रहा होगा, मतलब अंदर गई होगी फिर बाहर निकली होगी, ऐसे, ठीक है। जब यहाँ करे होंगे तो यहाँ देखिए फिर से अंदर जा रही है, फिर से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर जा रही है। फिर नीचे देखिए, नीचे करेंगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे, तो फिर से मतलब ऐसे करके अंदर जा रही होगी, ऐसे करके अंदर जा रही होगी, ऐसे करके क्या कर रही होगी, अंदर जा रही होगी। फिर देखेंगे तो कुल मिला के ये देखें तो सब दिशा से करंट क्या हो रही है, अंदर जा रही है। और फ्लो कैसा हो रहा था, क्लॉकवाइज। तो ये जो ऊपर वाला फेस दिखेगा, ऊपर वाला फेस कैसा होगा, साउथ होगा, और इसके अपोजिट में जो फेस होगी वो कैसा होगा, नॉर्थ होगा। फिर से यहाँ एक देखिए, मान लीजिए ये भी कोई एक लूप है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, बैटरी को उल्टा कर देते हैं हम लोग, बैटरी को क्या कर देते हैं, उल्टा सेट करते हैं। मान लीजिए इधर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है। अब तो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस होके फ्लो होगा, करंट इधर से जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट जैसे ही यहाँ से ऊपर जा रही होगी, तो करंट यहाँ ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा होगा, तो अंदर जा रही होगी फिर बाहर निकल रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब करंट देखिए अंदर से बाहर निकल रही है। करंट क्या हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर से बाहर निकल रही है ऐसे, ठीक है, वो बाहर निकल रही है। फिर यदि इसमें आएंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर, इधर अंगूठा निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है, मतलब अंदर से कोई बाहर निकल रहा है ऐसे, अंदर से कोई बाहर निकल रहा है ऐसे, अंदर से कोई बाहर निकल रहा है, अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। तो वो कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर निकलना। इसको थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, बिना एज्यूम करे नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया होगा, मतलब ऐसे ऐसे, तो सारा लग रहा है कि बाहर निकल रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है तो वो सामने जो दिखता है वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हम लोग कॉइल भी कहते हैं। सोलेनॉइड या कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, देखते हैं उसको। मान लीजिए ये हमारा कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को बैटरी से यहाँ जोड़ दिया गया है, ये बैटरी से जोड़ दिया गया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करंट बाहर निकली होगी, ऐसे गया होगा, ऐसे आया होगा, राइट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर राइट,
नीचे ऊपर, राइट नीचे ऊपर, ऐसे ये कंटिन्यूअस होता गया होगा, राइट नीचे ऊपर, फिर ऐसे होते होते बैटरी में फिर से आ गई होगी। हम क्या करते हैं, इसमें किधर नॉर्थ पोल है, किधर साउथ पोल है, कैसा होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, किसी एक पार्ट को, मान लीजिए हम किसी एक पार्ट, इस पार्ट को जूम करके देख लेते हैं, किसी एक पार्ट को क्या कर लेंगे, जूम करके देख लेंगे। चलिए उस पार्ट को हम लोग जूम करके देखते हैं। एक ही पार्ट को जूम करने से क्या हो जाएगा, वो चीज़ें दिख जाएगी। ऐसा नहीं है एक पार्ट, क्या ऐसे करंट आई, ऐसे करंट आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे करंट बाहर चली गई, फिर दूसरे लूप में गया होगा, मतलब ऐसे कॉइल जो मैगी तरह बना हुआ है, ऐसे 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 उसमें गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप ध्यान से देखिए तो क्या यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज नहीं है क्या, ऊपर से आ रही है ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, क्या है, अभी हम बताए थे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा पोल होता है वो साउथ होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा पोल दिखता है, साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ कौन सा डायरेक्शन दिखने वाला है, साउथ दिखेगा। मतलब इधर से देखने पर क्या दिखेगी हमको, सोलेनॉइड का साउथ पोल दिखेगा। जब इधर से किसी चीज़ को देखेंगे तो साउथ देखेंगे, तो इधर से साउथ, और इधर से देखेंगे तो इधर क्या दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल दिख रहा होगा, यहाँ साउथ पोल दिख रहा होगा। आपको पता है बार मैग्नेट में हम लोग पढ़ के आए हैं कि बार मैग्नेट में क्या होता है। बार मैग्नेट जानते हैं, मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है, नॉर्थ पोल से निकली साउथ में गई, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, ऐसे, और ये कंप्लीट लूप बना लेती है। और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। यहाँ भी ऐसा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में आ जाएगा, फिर नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में आ जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ में आएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता हुआ नजर आएगा और साउथ में जाता हुआ, और इसके अंदर क्वाइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखेगी। आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है और फिर नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रहा है। तो बाहर डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, निकल के फिर इसमें जा रही है। तो देखिए सारा का सारा अंदर, यदि इनसाइड स्क्वायर के अंदर देखें तो सारा का सारा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। तो सोलेनॉइड को हम लोग, सोलेनॉइड को बार मैग्नेट भी कह सकते हैं, टेम्पररी बार मैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मान लीजिए एक नेल लिए, एक ऐसा नेल लिए, ठीक है, और इस पर क्या किए, तार को ऐसे इंसुलेट कर दिए, ऐसे इंसुलेट कर दिए, और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इसको भी किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ। ठीक है, इसमें जो है मैग्नेट वाली गुण आ रही है क्योंकि करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें, तो ये ना अपने इर्द गिर्द क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको टेम्पररी मैग्नेट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट विच बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट। ये किसके तरह बिहेव करने लगता है, बार मैग्नेट के तरह। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। कब, जब इससे करंट पास कराई जाती है। जब इसको किसी बैटरी से जोड़ेंगे उससे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तब जो है वो मैग्नेट जैसा व्यवहार करेगा। किसके जैसा, मैग्नेट जैसा। और करंट फ्लो करवाना छोड़ देंगे, यानी लूज हो जाएगा उसका मैग्नेटिज्म। कब, जब करंट देना बंद कर देंगे, करंट पास करवाना बंद कर देंगे तो मैग्नेटिज्म क्या करेगा, वो अपना खो देगा। इसीलिए इसको टेम्पररी मैग्नेट कहा जाता है। जितना देर तक इसमें करंट पास करवाएंगे इसकी मैग्नेटिज्म बनी रहेगी, करंट फ्लो बंद कर देंगे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। इसका स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है
वो नंबर ऑफ टर्न्स पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। टर्न्स किसको कहते हैं? ये जो नेल था, इस नेल पर आप कितनी टर्न्स ऐसे ऐसे कितना बार लपेटा लगाए हो, इसकी कितनी बार इसको घुमाए हो, इसको हम लोग टर्न्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। दूसरा हो गया कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि करंट फ्लो हो रहा है तब भी मैग्नेटिज्म बनी हुई रहेगी। दूसरा कि आप जो ऐसे लपेट रहे हो, वो लपेटने पर गैप कितना दे रहे हो। ऐसे जो लपेट रहे हो तो पूरा ऐसे 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 पूरा कुछ के भर रहे हो, मतलब पूरा थोड़ा सा भी गैप नहीं छोड़ रहे हैं। यदि गैप नहीं छोड़ेंगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। टर्न्स के बीच ऐसा जो टर्न्स हो रहा है, ऐसा जो ये मुड़ रहा है बार बार, इसके बीच यदि गैप ज़्यादा नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और करंट कितनी देर तक फ्लो हो रही है, कैसा हो रहा है नहीं हो रहा, उस पर भी डिपेंड करती है, और गैप्स पर भी डिपेंड करती है कि टर्न्स के बीच कितना गैप है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफरेंस देख रहे हैं बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है। बार मैग्नेट में कहा है कि इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? जब तक इससे करंट पास करवाएंगे तब तक ये मैग्नेटिज्म रहेगा, मैग्नेट के जैसे व्यवहार करेगा। जैसे ही करंट देना बंद कर देंगे तो वो मैग्नेट के जैसे व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेट के जैसा व्यवहार करेगा। दूसरा लिखा हुआ इट प्रोड्यूस्ड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बार मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट की तुलना में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, यानी ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा। क्यों? मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ऐसे इसका फील्ड होता है, ऐसे इसका फील्ड होगा, ऐसे इसका फील्ड होगा, ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। तो इसमें नंबर ना तो टर्न्स ज़्यादा है, ये तो परमानेंट है, इसको यदि बड़ा बनाएंगे तो बड़ा होगा, छोटा बनाएंगे तो छोटा बनाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है? ये अपने टर्न्स पर डिपेंड करता है। जितना टर्न्स दे दें, बढ़ा दें, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करवा दे उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। टर्न्स और गैप्स पर डिपेंड करता है, कितनी करंट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा पाता है। क्या कहता है? इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होता है। फिर लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। बार मैग्नेट जब एक बार बन गया, मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट इतना बड़ा बना लिए, तो ये अपनी एक स्ट्रेंथ लेके आया होगा, इसमें एक स्ट्रेंथ होगी, इसके स्ट्रेंथ को अब चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है। इसके जो ये टर्न्स है इसको और चिपका के ऐसे इसके स्ट्रेंथ को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। कैन बी चेंज्ड, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया नहीं जा सकता है। बार मैग्नेट में जो पोल्स होता है, पोलैरिटी ऑफ बार मैग्नेट फिक्स्ड, इसके जो पोल्स होते हैं वो फिक्स होता है। मान लीजिए इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ ही होगा, फिर से कोई मैग्नेट लिए इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ ही होगा, और इधर साउथ है तो साउथ ही होगा। तो इसके पोल को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके पोल को, पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी चेंज्ड। कैसे? मान लीजिए ये एक कॉइल है, ये एक कोई कॉइल है, इसमें करंट हम इधर से दे रहे थे, इधर से करंट जा रही थी ऐसे ऐसे, ठीक है, और इधर से निकल के बैटरी में जा रहे थे। अब क्या कर दिए? देना चेंज कर दिए, करंट ना अब इधर से जाना शुरू हो गया। जब क्लॉकवाइज देंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज देने लगेंगे, तब क्या होगा? उसका पोल चेंज होगा। क्लॉकवाइज में इधर से साउथ दिखता है, इधर नॉर्थ दिखता है, ठीक है। यदि इधर से करंट देने लगेंगे, करंट इधर से देंगे, तो हमारा जो टर्न्स होगा वो इधर से होगा, मतलब करंट उसमें ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो पोल्स भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा, इधर से साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा। तो इसके पोल को चेंज किया जा सकता है और बार मैग्नेट के पोल्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझना। समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। इसको समझने से पहले एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि क्यों हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ते हैं। मानिए एक कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी,
तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है ब्लू कलर से। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाया गया, जो बैटरी से जोड़ने पर ऐसा कोई करंट फ्लो करवाता होगा, उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे हुआ, फिर बैटरी में चला गया होगा। तो ये देखा गया जब भी हम करंट इस कंडक्टर से फ्लो करवाते हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो रेड से बनाया गया है इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। उसी फोर्स को पता करने के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, इफ वी अरेंज आवर थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, किस लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। थंब इनके साथ 90 डिग्री बना रहा हो, ये इनके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, और ये इनके साथ, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा हो, परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं उसको। तब क्या हो, थंब पॉइंट्स कर रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को, और फोर्थ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करता होगा, और जो हमारा बच गया मिडिल फिंगर वो करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करता होगा। यानी थंब कर रहा होगा फोर्स को, थंब किसको कर रहा होगा, फोर्स को, फोर फिंगर कर रहा होगा, फोर फिंगर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर करेगा करंट की डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। ये तीनों याद रखेंगे, थंब कर रहा होगा फोर्स की डायरेक्शन को, फोर फिंगर कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर कर रहा होगा करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो हम लोग ऐसे सजाएंगे फिंगर को, और यहाँ पता लगाते हैं कि इस दिए गए सिचुएशन में कौन सा, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर को। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर फिंगर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर दिए, फोर फिंगर को हमने निकाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। उसके बाद करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो इस उंगली को नीचे कर दिए, ठीक है, उंगली नीचे हुआ। तो देखिए थंब किधर है, स्क्रीन की तरफ, यानी फोर्स जो लग रहा होगा इस कंडक्टर पर बाहर की ओर लग रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि कंडक्टर ऐसे होगा तो उस पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये कंडक्टर ऐसे हो गया होगा, ये कंडक्टर है, जब फोर्स लगा होगा तो कंडक्टर ऐसे हो गया होगा, मतलब वो झटक के बाहर आ गया होगा। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। चलिए कुछ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा, जिससे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर्स को सजाने आ जाए, अप्लाई करने आ जाए। इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चंस यहाँ दिया है, दो मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को क्या कीजिए, सजाइए, उस पर अरेंज कीजिए। आपका जो ये फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे है, ठीक है, और करंट देखिए ऊपर की तरफ है, तो हमको उंगली कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो करंट वाला उंगली ये था, मिडिल वाला ये हो गया ऊपर की तरफ, और अंगूठा देखिए किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंगूठा ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स किधर लग रहा है, तो अंदर की तरफ, फोर्स अंदर लग रहा है इसमें, यानी फोर्स हो गया इनवर्ड, कैसा फोर्स हो गया उसमें, इनवर्ड, अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऐसे, अंदर की डायरेक्शन में। मतलब कोई तार ऐसे होगा, कोई तार ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे तार होगा, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाएगा, मतलब उधर की तरफ, अंदर की तरफ। 3D फिगर है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो वो अंदर की तरफ चली जाती होगी, ठीक है। एक यहाँ है, इस सिचुएशन को देखिए, यहाँ नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग इस फोर फिंगर को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाए तो करंट देखिए किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये रेड वाला करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रेड निकाल लिए, ये मिडिल फिंगर निकाल लिए ऊपर की तरफ, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ निकाले तो अंगूठा देखिए किधर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, यानी स्क्रीन की तरफ आ रहा है। स्क्रीन की तरफ आना मतलब आउटवर्ड आ रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है। यदि तार ऐसे होगा कोई तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे तार होगा कोई तो ऐसे हो जाएगा, तो ये हो गया आउटवर्ड। तो हम लोग का ये आंसर हो गया आउटवर्ड, इसका आंसर हो गया आउटवर्ड, ये जवाब दे रहा है
आउटवर्ड। फिर नीचे देखते हैं नीचे क्या है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की है। तो करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है उधर, तो कलाई को ट्विस्ट करें होगा इधर से ही होगा ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और करंट देखिए मेरे तरफ, करंट इधर, ठीक है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर। फोर्स देखिए किधर जा रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। फोर्स किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, इनवर्ड। कैसा हुआ, इनवर्ड। ये भी जवाब दे रहा है इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। डायरेक्शंस यदि आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप कंपास लगा होगा स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट होता है, ऐसा। तो ये 4 डायरेक्शन तो होता ही होता है। एक होता है आपकी तरफ, यहाँ से एक आपके तरफ जिसको हम लोग आउटवर्ड कहते हैं, एक अंदर की तरफ जिसको हम लोग इनवर्ड कहते हैं। तो आउटवर्ड इनवर्ड समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर देखते हैं। हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन लिखा है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। कहीं क्रॉस लिखा गया हो तो आप इनवर्ड समझेंगे, मतलब अंदर की तरफ समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और कहीं डॉट से लिखा गया हो, डॉट ऐसे डॉट से लिखा गया हो तो उसको आप समझेंगे आउटवर्ड, स्क्रीन की तरफ आउटवर्ड समझेंगे। हमेशा आउटवर्ड को डॉट से और इनवर्ड को क्रॉस से दिखाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, पहला नंबर में क्वेश्चन है कि क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया, तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये उंगली दिखाता यानी 4 फिंगर दिखाता, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और करंट देखिए ईस्ट की तरफ, करंट इधर जा रहा है, इधर ईस्ट होता है तो करंट ईस्ट की तरफ। तो फोर्स किधर गया, ऊपर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है इधर ऊपर की तरफ। इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर है यहाँ नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नॉर्थ होगा, ऐसा, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, पूर्व यानी ईस्ट की तरफ जो है वो हमारा करंट जा रहा है, और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अंगूठा देखिए ऊपर की तरफ, यानी अपवार्ड कह सकते हैं इसको, आप अपवार्ड भी कह सकते हैं, अपवार्ड भी कह सकते हैं, या नॉर्थ भी कह सकते हैं, अपवार्ड या नॉर्थ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है कि डॉट दिखाता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ है, और करंट देखिए नीचे की तरफ है, तो करंट देखिए नीचे। मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ, और करंट नीचे। करंट क्या है, नीचे। सेकंड में देखिए करंट क्या है, नीचे की तरफ। करंट नीचे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स जो लग रहा होगा, फोर्स किधर लग रहा हो, इधर, यानी वेस्ट की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, वेस्ट की तरफ। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। आंसर किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में इसका आंसर लग रहा होगा, कुछ इधर, ये जो है इधर की तरफ आ जाएगा, इधर हो गया वेस्ट। वेस्ट की तरफ क्या लग रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा। फिर थर्ड है क्रॉस से दिखाया गया। क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और करंट की डायरेक्शन देखिए इधर है, करंट की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। देखिए अपने आप अंगूठा बता रहा है कि नीचे, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा होगा किधर, नीचे की तरफ। नीचे क्या होता है, साउथ। नीचे क्या होता है, साउथ। इसको हम लोग डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड। साउथ की तरफ फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ फोर्स लग रहा हो। फिर ये है डॉट से दिखाया गया। डॉट का मतलब होता है आपकी तरफ, यानी स्क्रीन की तरफ, आउटवर्ड। तो डॉट से दिखाया गया, तो चलिए डॉट से दिखाते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। उसके बाद करंट जा रहा है ऊपर, करंट गया ऊपर, यहाँ ध्यान से देखिए, स्क्रीन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर, फोर्स देखिए किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यानी आपके तरफ, डॉट प्रोडक्ट आउटवर्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। करंट ऊपर की तरफ, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर हुआ। फोर्स देखिए किधर लग रहा है, ईस्ट की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, इधर। फोर्स लगेगा इसमें कुछ ऐसा, फोर्स इसमें इधर की तरफ लगेगा, यानी ईस्ट की तरफ लगेगा, ईस्ट की तरफ फोर्स लग रहा था। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास 3 सिचुएशन है, पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन और ये थर्ड सिचुएशन, ठीक है।
पहले सिचुएशन में क्या किया गया, ये जो आप पैरेलल लाइंस दिख रहे हो जो ब्लू कलर से दिखाया गया इस तीनों सिचुएशन में, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें भी सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। और रेड कलर से जो दिखाया गया है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा ऊपर की तरफ, करंट फ्लो कर रहा, ऊपर करे नीचे करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा, मान लीजिए ऊपर ही की तरफ, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा, मान लीजिए इधर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सिचुएशन अब ये समझना है, हमको ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में किसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पर। ये जो कंडक्टर लगाया गया है, कंडक्टर जो है किस कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कंडक्टर है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो यहाँ जो थीटा है वो कितना का है? 90 डिग्री का। यानी एंगल जो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कंडक्टर एंगल बना रहा है वो कितना? 90 डिग्री का। और यहाँ जो थीटा है या तो वो ऑब्ट्यूज हो सकता है या एक्यूट हो सकता है, वो जीरो नहीं हुआ होगा। क्या नहीं हुआ होगा? जीरो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ एंगल पर रखा है। एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। यहाँ एक्यूट के केस में लिया गया, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाया है, ये थीटा एंगल बनाया है, ये थीटा, वो जीरो नहीं है, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो आप। जीरो और 90 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी लोगे। 90 तो हमने फर्स्ट केस में ले लिया है, तो आप उसके अलावा कुछ लेंगे। और ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ जो थीटा है वो कितने डिग्री का? 0 डिग्री का है। थीटा यहाँ कितना है? 0 डिग्री का। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। यानी थीटा जो यहाँ है वो कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का है। तो क्या आप बता सकते हैं पहले केस, दूसरे केस या तीसरे केस में किस केस में फोर्स ज़्यादा लगेगा? तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा आपको फर्स्ट सिचुएशन में। किस सिचुएशन में? फर्स्ट सिचुएशन में। इसमें जो फोर्स होगा वो मैक्स होगा, यानी मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और इसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगा, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगा, यानी जीरो नहीं होगा। इसमें फोर्स जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा। इसमें फोर्स होगा, फोर्स होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब फोर्स होगा। और इसमें जो फोर्स है वो जीरो होगा, इसमें जो फोर्स है वो क्या हुआ होगा? जीरो हुआ होगा, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट कैरिंग वायर को या कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं, चाहे करंट किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे करंट इस डायरेक्शन में हो, चाहे करंट इस डायरेक्शन में हो, चाहे करंट आगे तरफ जा रहा हो, चाहे करंट पीछे की तरफ आ रही, इधर की तरफ आ रही हो, फिर भी उस पर फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा। नेट फोर्स जो होगा उस पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और किसी एंगल पर रखा गया है तो फोर्स उस पर लगेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, अपने टिप पर नहीं जाएगा फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन फोर्स लगेगा। और जब 90 डिग्री पर रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वायर को रख दे, कंडक्टर को रख दें, तब जो वहाँ फोर्स लगेगा तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कैसे कंडक्टर को रखें जिससे कि उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। तो क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। क्या रखना होगा? परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यानी पहला सिचुएशंस आंसर हो जाएगा। टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। हमारे घर में जो सप्लाई आता, पावर सप्लाई, वो मेंस से आता है। हमारे शहर में कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन कोड होता है जिसको मेंस कहते हैं, वहाँ से जो वायरिंग होके आई होती है उसको या तो ओवरहेड केबल के ज़रिए या अंडरग्राउंड केबल के ज़रिए। आप लोग खेतों में देखे होंगे बड़े बड़े पोल्स पर तारा आए रहते हैं, उससे फिर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट रहता, फिर ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आता, वो भी केबल के मदद से आता। तो ओवरहेड केबल की मदद से आ सकता है या अंडरग्राउंड केबल की मदद से आ सकता है। हमारे घर में जो वोल्टेज प्रोवाइड कराई जाती है कंपनियों द्वारा, यानी जो इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं जो हमारे घर में बिजली प्रोवाइड कराती है,
वो वोल्टेज 220 वोल्ट का होता है, जिसको डोमेस्टिक वोल्टेज कहते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होता है। फिर जो हमारे घर में वायर इस्तेमाल करे जाते हैं, लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, अर्थ वायर होता है। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। ये देखिए फिगर है, ये जो रेड कलर से वायर बनाई गई है इसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं, जो हमारे घर में जनरली रेड कलर में ही दिखता है। उसके बाद न्यूट्रल वायर होता है जो ब्लैक कलर में दिखता है। लाइव वायर हमेशा पॉजिटिव वायर कहा जाता है इसको, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी आती है। वो रेड इन कलर, जनरली रेड कलर में बनाया जाता है उसको। और न्यूट्रल वायर नेगेटिव वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो ब्लैक होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेड से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और ब्लैक से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक वाले नेगेटिव हैं तो इसमें करंट नहीं लग सकता, इसमें भी करंट लगता है। ठीक है, तो ये ब्लैक कोडिंग होता है और ये रेड कोडिंग होता है। लाइव वायर को हम लोग कोड करते हैं रेड से और न्यूट्रल वायर को करते हैं, कहने के लिए सिर्फ न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, इसमें भी झटका लग सकता है, इससे भी करंट लग सकती है। ये ब्लैक कोडिंग होता है, नेगेटिव वायर कहा जाता है। तीसरा होता है अर्थ वायर। ये अर्थिंग देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, वो लगभग ग्रीन कलर में दिखाया जाता है। तो न्यूट्रल वायर का काम है, लाइव वायर से करंट आएगी, पहले फ्यूज़ में करंट पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? हमारे घर में फ्यूज़ लगे रहते हैं, जहाँ हम सप्लाई ला के पहली बार घर में जहाँ रखे हैं वहाँ फ्यूज़ लगा होगा, फ्यूज़ में जाएगी, फ्यूज़ से फिर मीटर में जाती है। मीटर से एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है, जहाँ से हर एक मतलब घर में जितने भी कमरे हों या जहाँ जहाँ बोर्ड लगा के आप रखे हों, जहाँ जहाँ किसी चीज़ की सॉकेट या स्विच लगा के रखे हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही करंट पहुँचती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है, मान के चलिए किसी भी घर की लाइट को कट करना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से उस घर की लाइट को आप कट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है। ठीक है, फिर उसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग कमरे में बोर्ड रहता है, एक अलग अलग बोर्ड रहता है, सॉकेट रहता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, अप्लायंसेस को चलाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आप एक ऐसा अप्लायंसेस चला रहे हैं जो मेटालिक बॉडी का है, जैसे कि हो गया आपको फ्रीज हो गया, उसके बाद टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, यही सब मेटालिक बॉडी का यदि आप चला रहे हो तो उसमें क्या होता है, कई बार करंट लीक कर जाता है। बहुत 5 साल 10 साल से यदि हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है लीकिंग के केस में, कभी भी यदि करंट लीक कर रहा होता है तो लीकिंग के केस में क्या होता है, मेटालिक बॉडी के बने होने के कारण उस पर करंट डेवलप हो जाता है। जैसे ही करंट आता है तो उसके संपर्क में किसी व्यक्ति को आने पर झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है, जिसके कारण उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई फ्रिज कनेक्टेड था और वो किसी कारणवश लीक कर रहा था करंट वहाँ से, तो वो आपको आहत न करके, आपको शॉक न लगा के क्या करता हो, वो उस मेटालिक बॉडी में एक कनेक्टेड रहता है तार, जिसको हम लोग अर्थ वायरिंग कहते हैं, वो जाके सीधा अर्थ में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये था हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सॉकेट कि सॉकेट क्या होता है। ये अपने बोर्ड में देखे होंगे, ऐसे 3 छेद वाला सॉकेट होता है जिसको इलेक्ट्रिकल सॉकेट कहते हैं। वो सॉकेट 15 एम्पियर वाला भी हो सकता है, 5 एम्पियर वाला भी हो सकता है। 2 प्रकार का सॉकेट पाया जाता है, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। 15 एम्पियर हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस को जोड़ने के लिए, जैसे कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गया, ये सब को जोड़ने के लिए जो हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस है उनको जोड़ने के लिए 15 एम्पियर वाले सॉकेट में जोड़ते हैं। और जो कम पावर रेटिंग वाला है, लो पावर रेटिंग है, उसको जैसे कि हो गया चार्जर, टीवी या और कोई भी अप्लायंसेस, बल्ब जो जलाते हैं हम लोग, तो वो 5 एम्पियर वाला पावर सॉकेट, 5 एम्पियर वाले सॉकेट पर जलाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा रेटिंग वाला है, जिसका पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम लोग लगाते हैं 15 एम्पियर वाले सॉकेट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जिसमें पहला है ओवरलोडिंग। कि ये ओवरलोडिंग क्या होता है, लिखा हुआ है ओवरलोडिंग में कि इट मीन्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट, इट बिकम more than the capacity of the component in the circuit। यानी हमारे सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उनके कैपेसिटी के बाहर यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, उसमें किसी के औकात के बाहर यदि कुछ भी हो जाए तो उनको बचता नहीं है वो। उसी तरह जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के थ्रू या सर्किट के थ्रू
उनके कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे, तो वो क्या करता है जब ऐसा करंट पास करने लगता है टू मच, तो वो ऑकर्स हो जाता है उसमें ओवरलोड। उस सर्किट में क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। ढेर सारा करंट क्या करना होता है, पास करवाना होता है, जिसके कारण उसमें रेसिस्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। रेसिस्ट करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। इधर से बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है तो ये तो रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इनकी जो कैपेसिटी है या इनकी जो चाहत है वो तो है रोकने की। तो इधर से करंट जाएगी तो ये चाहेगा रोकने के लिए, और जितना करंट जाएगा उतना को चाहेगा रोकने के लिए। तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब आप जानते इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े थे कि रेसिस्टेंस बढ़ता है तो हीट भी बढ़ता है, रेसिस्टेंस के साथ हीट भी बढ़ता है। तो जितना ये रेसिस्ट करेगा उतना क्या होगा, उसमें हीट उत्पन्न होगा। जैसे ही हीट उत्पन्न होगा तो हो सकता है कि आग लग जाए और सर्किट क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो वो होता हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के कारण घर में कई बार आग भी लग जाता है। तो ओवरलोडिंग से बचने का ढेर सारा उपाय है। देखिए क्या उपाय है। क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग, तो इसमें हम कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे कि द फ्यूज शुड बी कनेक्टेड। फ्यूज जुड़ा होना चाहिए। हमारे घरों में क्या जुड़ा होना चाहिए, फ्यूज जुड़ा होना चाहिए। मान के चलिए पीछे से ज़्यादा करंट आया और यहाँ फ्यूज लगा था, तो फ्यूज सबसे पहले ब्रेक हो जाता। क्या ज़रूरी था अंदर जाने का करंट को, अंदर करंट जाता ही नहीं, जिसके कारण ये फ्यूज मेल्ट कर जाता। जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, करंट आगे जा ही नहीं पाएगी, हमारे घर के अप्लायंसेस फूकने से बच जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज लगाना ज़रूरी है, मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है सर्किट में। शुड नॉट कनेक्टेड टू मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। हम लोग क्या करते हैं, एक ही सिंगल सॉकेट दिया गया है, एक ही सॉकेट में दो चार चीज़ों को जोड़ लेते हैं। चार्जर भी लगा दिए हैं, अंदर से बल्ब का भी स्विच उसी से है, फिर पंखा का भी स्विच उसी से है। एक ही मतलब स्विच से, एक ही सॉकेट से ढेर सारा अप्लायंसेस चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मेनी अप्लायंसेस चलाने के बाद उसमें समस्या आ जाएगी। हो सकता है ओवरलोड बढ़ जाए, क्योंकि एक ही सर्किट को क्या करना पड़ रहा है, लोड उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण वो हो सकता है रेसिस्ट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग या ब्रेकिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है, आग भी लग सकती है। ठीक है, तो एक ही सॉकेट में एक से ज़्यादा अप्लायंसेस नहीं कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा है कि प्रॉपर अर्थिंग ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमारे घरों में ये जरूरी है कि हर एक अप्लायंसेस के लिए क्या होना चाहिए, अर्थिंग होना जरूरी है। अर्थिंग मस्ट बी नेसेसरी। अवॉइडिंग यूजिंग हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस डेली। हम लोग को अवॉइड करना चाहिए हाई रेटिंग अप्लायंसेस जो भी हैं वो रोज़ इस्तेमाल करने से। मान के चलिए आप कहीं गीजर भी चला दिए हो, फ्रिज भी चला दिए हो, फिर वॉशिंग मशीन भी चला लिए हो, एसी भी चला लिए हो, तो एक ही साथ, एक तो रोज़ाना ऐसा कर रहे हो और एक ही साथ सारा का सारा चला रहे हो, भले अलग अलग सॉकेट से चला रहे लेकिन चला तो रहे हो, तो क्या कर जाएगा, वो करने से अवॉइड करना है, आपको बचना है। ऐसा करेंगे तो हो सकता है ओवरलोड बढ़े, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की मांग होगी, करंट की मांग होगी, ज़्यादा होगा, तो जिसके कारण जो तार इस्तेमाल करे होंगे आप उसमें लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो रेसिस्ट करने की क्षमता उसको ज़्यादा मिल जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्ट करना चाहेगा, और रेसिस्ट करना चाहेगा तो वो गर्म भी होगा, गर्म होगा तो ब्रेक करके आग लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट सर्किट हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखिए हम लोग शॉर्ट सर्किट को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वायर है, हमने चार्जर का पिन, चार्जर का केबल लिया है, ये चार्जर केबल है, ठीक है। ये देखिए अपने इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की पाथ है वो कितनी लंबी है, ठीक है। अभी लंबी पाथ है तो करंट को फ्लो होने में इतने दूर का रेसिस्ट झेलना पड़ता होगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस इसको क्या करनी पड़ती होगी, झेलनी पड़ती होगी। इसके पाथ को हम कम कर देते हैं, इसके पाथ को क्या कर दिए, कम कर दिए। अब इसके पाथ को इतना बड़ा कर लिए, पहले ज़्यादा था अब इतना बड़ा कर लिए, बस इतना बड़ा पाथ को कर लिए। तो अब करंट चाहेगा कि हम इतना दूर से ही क्या कर जाएं, पास कर जाएं, क्योंकि वो भी शॉर्टकट खोजता है कि ज़्यादा रेसिस्ट ना करना पड़े, ज़्यादा रेसिस्टेंस ना झेलना पड़े, तो वो क्या करेगा, शॉर्टकट खोजेगा। जैसे कोई हम लोग जब कहीं ड्राइव करते हैं और पता चल जाता है कि इस रोड से उस रोड पे जाने का या हमारे मंजिल तक जाने का एक शॉर्टकट तरीका, तो हम लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट चल जाए। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी चाहती है, करंट भी चाहती है शॉर्टकट जाएँ, रेसिस्टेंस ज़्यादा ना झेलना पड़े। तो रेसिस्टेंस ना झेलने के चक्कर में क्या करता है, वो शॉर्टकट ले लेता है। शॉर्टकट जैसे ही ले गया तो इस तार में देखिए फिर से लॉड बढ़ गया, इस तार में क्या हो गया, लॉड बढ़ गया। जैसे ही इस छोटे से तार में लॉड बढ़ा तो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगा और आग लगने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो वही होता है शॉर्ट सर्किट। जब हम लोग
ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो अलाउ करता है करंट को ट्रैवल करने में अलोंग अनइनिटेड पाथ, मतलब एक छोटे से छोटे पाथ में वो ट्रैवल करने में क्या कर देता है, उसको मजबूर कर देता है या ऐसा होता है, जिसके कारण उसको लो रेसिस्टेंस झेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वो कम रेसिस्टेंस झेलना पड़े। इसमें कम रेसिस्टेंस जाएगी, इसको जितनी लंबा कर देंगे रेसिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, लेकिन इसको जितना छोटा करेंगे रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना घटता चला जाएगा। तो लो रेसिस्टेंस के कारण क्या करता है, वो छोटे से छोटे पाथ को ट्रैवल करना चाहता है, शॉर्टकट लेना चाहता है। जैसे ही वो शॉर्टकट लेगा, इसके रिजल्ट में ये होगा कि ढेर सारा करंट, एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण सर्किट में हो सकती है कि आग लग जाए और ब्रेक भी हो सकता है। आप ही सोचे, इस छोटे से सर्किट से पहले बहुत लंबे थे तो लंबे से जा रहे थे तो इतना दूर का रेसिस्टेंस झेलना पड़ता होगा, थोड़ी रेसिस्टेंस होती है, हर एक जगह रेसिस्ट होना पड़ता होगा, तो ये तार झेल लिया। जैसे ही इसके पाथ को कम कर दिए, जैसे ही इसके पाथ को क्या कर दिए, कम कर दिए, तो अब इतना दूर ही रेसिस्टेंस वो झेलना पड़ेगा, करंट को इतना दूर की ही रेसिस्टेंस क्या करनी पड़ी होगी, झेलनी पड़ी होगी, जिसके कारण ये जो करंट है, ये जो सर्किट है, इस सर्किट पर लोड बढ़ गया होगा। इतना दूर से ही ढेर सारा करंट पास कर रहा है, जिसके कारण उसके कैपेसिटी में एक्सेसिव हो गया होगा, ढेर सारा करंट पास करने लगा होगा, जिसके कारण हो सकता है गर्म होगी और गर्म होकर आग लग सकती है और ब्रेक भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। दोनों में डिफरेंस बताना है कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी करंट कहते हैं, इसको एसी कहते हैं, और ये हो गया डीसी। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, ये बात पता करना है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ सेफ टू ट्रांसफ़र लॉन्गर डिस्टेंस। एसी को लंबे लंबे दूरी तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक सिटी से दूसरे सिटी भी ले जाया जा सकता है बिना उसके पावर को कम ज़्यादा किए हुए। मतलब इसके पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि लंबे लंबे दूर तक एक सिटी से दूसरे सिटी तक हम लेके चल गए, तो इसके जो पावर होंगे, वोल्टेज होंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या है, इट कैन नॉट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। जितना दूर इसको ले जाएंगे ये अपनी पावर क्या जाएगी, खोते चली जाएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती है। फिर अल्टरनेटिंग करंट में आया है कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, वो इंडिया में, ठीक है। अमेरिका सब में वो 60 हर्ट्ज का होता है, लेकिन इंडिया में 50 हर्ट्ज का होता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिजाइनिंग की बात है। ये हर्ट्ज का मतलब हम समझाए हैं, हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो, मान लीजिए ये कोई एक ग्राफ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे गया, तो इसको एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर ऐसे करेगा तो इसको सेकंड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो एक बार ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसा 50 बार करेगा वो, ठीक है। एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऐसा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ऐसे समझे तो इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, तब इसको एक फ्रीक्वेंसी माना जाएगा। इधर फिर यहाँ, फिर इधर, फिर यहाँ, इसको एक फ्रीक्वेंसी माना जाता है। और 50 फ्रीक्वेंसी में वो 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है। कितने बार डायरेक्शन चेंज करता है, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है। देखिए आप, ऐसा 1 2 3 4, जब 2 बार में 4 बार किया तो सोच सकते हैं आप 50 बार में कितना करेगा। ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, तो ये करते करते 50 बार क्या कर लेता है वो, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। फिर लिखा हुआ है कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, अल्टरनेटिंग करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। उसके बाद है इट्स रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लोइंग इन अ सर्किट। जब अल्टरनेटिंग करंट अपने सर्किट में फ्लो कर रहा हो, तो मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने जगह पे पीरियोडिक मोशन कर रहा होता, अपने जगह पे क्या कर रहा होता, पीरियोडिक मोशन कर रहा होता, मतलब आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। मान के चलिए 10 इलेक्ट्रॉन को हम एक साथ देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये भी अपने आप में ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ये भी अपने आप में ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ये भी अपने आप में कर रहा होगा, ये भी अपने आप में कर रहा होगा। और ऐसा देखा जाता, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इधर गया, दोनों इधर जाएगा, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, ऐसे कर रहा होता है, ठीक है। तो एक साथ दोनों जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंडक्टर में, सारे के सारे
एलिमेंट जो हैं वो एक साथ पीरियोडिक मोशन करते हैं, इधर जाना है तो एक साथ, इधर जाना है तो एक साथ, ऐसे ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया। ऐसा होने के कारण वो अपना डायरेक्शन क्या कर रहा होता, बार बार चेंज कर रहा होता, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो ऐसा क्या कर रहा होता, अपना वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में, डीसी करंट केवल एक ही डायरेक्शन में। मान लीजिए ये कोई करंट डीसी करंट का सर्किट है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे घुसक जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे गया होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे गया होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना आगे जाएगा, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन वो किसी और के आगे जाएगा, फिर वो वाला इलेक्ट्रॉन किसी और के आगे जाएगा, ऐसे। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपना जगह चेंज कर रहा होता है, वो भी एक ही डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पीरियोडिक मोशन कर रहा होता, अपने जगह पर ही ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा होता। लेकिन ये खुद आगे चल जाता है, पीछे वाला उनका जगह ले लेता है, फिर उसके पीछे वाले उनके जगह ले लेते हैं, ऐसे कर रहा होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर। एसी करंट जो है वो एसी जनरेटर से जनरेट किया जाता है, और डीसी करंट जो है वो डीसी जनरेटर से जनरेट किया जाता है।